रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग का चैप्टर जो है उसे कंप्लीट किया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग के हवाले से हम फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग का टॉपिक जो है, चैप्टर जो है उसे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड ये चैप्टर है जिसका टाइटल है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आपने मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्कस करते हुए पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है जी कि एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, कि आप वर्क को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तरतीब देते हैं। वर्क डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के दरमियान। ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की एक तरतीब बनाई जाती है, उनके लेवल्स बनाए जाते हैं। किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको जवाबदेह है, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सुपरवाइज़र है, किसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसकी माइनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसका काम सुपरविज़न करना है, किसका काम ऑपरेट करना है। दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। वर्क को डिवाइड करना, वर्क असाइन करना, ड्यूटीज़ असाइन करना, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को, एम्प्लॉयज़ को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना, उनके लेवल्स बताना कि ये टॉप लेवल है, ये मिडल लेवल है, ये फर्स्ट लाइन है, इनका ये डिपार्टमेंट है, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्क असाइन करना, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। जैसे आप किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो उस फंक्शन के लिए आप जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी तैयारी करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप उसके लिए एक हॉल का अरेंज करते हैं, वहाँ पर चेयर्स का अरेंज करते हैं, वहाँ पर अगर रिफ़्रेशमेंट है तो उसके लिए मैनेजमेंट करते हैं, टाइम की मैनेजमेंट करते हैं, लाउड स्पीकर का इंतज़ाम करते हैं। ये सब चीज़ें एक पर्टिकुलर टाइम के साथ एक मैनेजमेंट के तरीके से अच्छी तरह मैनेज करके जो हैं वो अरेंज की जाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। वर्क असाइन करना, फिर आप जाहिर सी बात है उस फंक्शन को कोई एक पर्सन तो नहीं चला सकता, तो वहाँ पर ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं, डिफरेंट लोगों को उनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। चीज़ों को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज़ करना, ड्यूटीज़ असाइन करना। इस चैप्टर में हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर बनाया जाता है, लोगों के मुख्तलिफ लेवल बनाए जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, सुपरवाइज़र और बॉस का रिलेशनशिप बनाया जाता है, अथॉरिटी दी जाती है, कुछ लोगों को हायर अथॉरिटी, कुछ लोगों को लोअर अथॉरिटी, कुछ लोगों को बॉस, कुछ लोगों को सबऑर्डिनेट। तो इस फैसले को करने में कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो यूज़ किए जाते हैं। फिर हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिसीजंस। तो 6 टाइप ऑफ डिसीजंस हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका डिफरेंस को रियलाइज़ करेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के इफ़ेक्ट्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। 3 जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है, मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, उनको डिस्कस किया जाएगा। तो बड़ा चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, थोड़ा लेंथी चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी है याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं जी डेफिनेशन से कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक हिरार्की है, एक ढांचा है, तरतीब है। देखें, सबके पास एक जितने इख्तियारात नहीं हो सकते, या किसी एक के पास सारे और बाकियों के पास नो अथॉरिटी सिचुएशन नहीं हो सकती। सब के दरमियान अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पार्स जो हैं, ताकत जो है वो डिवाइड होती है। किसी के पास ज़्यादा पार्स होती हैं, ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है, ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, उसकी सैलरी ज़्यादा होती है, उसका एक ख़ास लेवल होता है, वो मिडल लेवल पर है, कोई टॉप लेवल पर है, कोई लोअर लेवल पर है, कुछ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं। फिर लोगों को टास्क असाइन करना, जिस डिपार्टमेंट में लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर ज़्यादा लोगों को हायर करना, उनको उस डिपार्टमेंट का हिस्सा बना देना। जहाँ पर लोगों की ज़रूरत कम है वहाँ पर कम लोगों को, पर्सनल्स को हायर करना। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये है द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की जॉब
उसकी अरेंजमेंट, किसने क्या काम करना है, किस डिपार्टमेंट में काम करना है, किसकी क्या अथॉरिटी है, फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स, लोगों की जॉब्स की फॉर्मल अरेंजमेंट, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको इसकी थोड़ी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, अगर आप देख सकते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर की एक पिक्चर है। देखें, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें CEO है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, सर्विसेज डिपार्टमेंट है। पता होगा भाई, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसके अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, ये पर्सनल्स काम कर रहे हैं। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर ये लोग हैं, इसी तरह सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंदर ये लोग हैं। तो इस तरह का भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है। इसी तरह ये भी आपके सामने देखें एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर कि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये देखें सिटी ऑफ ट्रेल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ये उसके हेड हैं, ये उसके सबऑर्डिनेट हैं, इनके अंडर कौन से लोग काम कर रहे हैं, कौन किसके अंडर है, ये टॉप लेवल है, ये मिडल लेवल है, ये लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं। तो डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, इनको हम कहते हैं डिज़ाइंस। स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ डिज़ाइन हो सकते हैं, मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं स्ट्रक्चर की। इसी तरह ये भी देखें आपके सामने एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की शेप है, डिज़ाइन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उसके अंदर ये पर्सनल्स हैं, उनके अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हर किसी की डेजिग्नेशन होती है, भाई ये अकाउंट्स ऑफिसर है, ये फाइनेंस ऑफिसर है, ये मार्केटिंग मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर है, ये सेल ऑफिसर है, ये पीएन है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? तो देखें, ये एक स्ट्रक्चर है, ये पता हो भाई ऑर्गेनाइजेशन में हर शख्स की क्या ज़िम्मेदारी है, वो किस डिपार्टमेंट में है, उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, उसने क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। तो द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऐसा ना हो, स्ट्रक्चर ना बनाए, फिर तो लोग अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, जिसका जो दिल करेगा वो काम करेगा, जिस डिपार्टमेंट में दिल करेगा उस डिपार्टमेंट में चला जाएगा। तो फिर तो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकती फॉर्मली जो है। तो द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बड़ा अहम रोल है। देखें, जितने अच्छे तरीके से वर्क डिवाइड होगा उतनी अच्छी तरीके से वर्क एग्जीक्यूट होगा। वर्क किस बेस पर डिवाइड किया जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये ऑर्गेनाइजिंग क्या है? द सेकेंड मैनेजमेंट फंक्शन। ये मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या था? प्लानिंग। दूसरा क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। इज़ हाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ क्रिएटेड। जिसका मतलब ये है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा, कैसे ढांचा बनाया जाएगा, कैसे तरतीब बनाई जाएगी कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, किसका कौन सा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखें, पुलिस डिपार्टमेंट है ना, तो पुलिस डिपार्टमेंट में ये तो नहीं कि जौन सा मर्जी पुलिस ऑफिसर किसी भी इलाके में जाकर वो एक्ट कर दे। बाकायदा उनकी जुरिस्डिक्शन है, उनके इलाके बनाए गए हैं कि ये इस इलाके का SHO है, ये इस इलाके का SHO है, ये कांस्टेबल्स जो हैं, ये ASIs जो हैं, ये इस इलाके के हैं, ये SP है, ये DSP है। फॉलो करें बात। ये DIG है जो ओवरऑल कंट्रोल करता है, इसकी सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है। इसी तरह लोअर अथॉरिटी उससे DSP है, फिर SP है। फॉलो करें जी बात। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द सेकंड मैनेजमेंट फंक्शन इज देन हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। मैनेजर सीक्स कल्चरल डिज़ाइन। जैसे मैंने अभी आपको देखें 2-3 डिज़ाइन दिखाए ना, ये डिज़ाइन है। देखें, एक डिज़ाइन है जी, फिर दूसरा डिज़ाइन, ये एक डिज़ाइन है, एक तरतीब है ड्यूटीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उनकी बेस पर ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर हैं उनको जो है वो डिवाइड किया जाता है। इसी तरह देखें जी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसके डिज़ाइन डिफरेंट हैं। दैट विल बेस्ट सपोर्ट एंड अलाउ एम्प्लॉय। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन है वो डिफरेंट होता है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिहाज से उसकी वर्किंग को इफ़ेक्टिव बनाता है, एफिशिएंट बनाता है। तो मैनेजर को क्या करना चाहिए? मैनेजर इस कोशिश में रहता है, उसको चाहिए कि वो पता चलाए, सीख करे कि कौन सा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट सूटेड होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क हैं वो कामयाबी से भी हो रहे होंगे और एफिशिएंटली से अच्छी कारकर्दगी भी शो हो रही होगी। बिफोर वी लुक एट द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इससे पहले कि हम इन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को देखें, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर स्ट्रक्चर को क्रिएट करना इसका मकसद है जी।
Organizing is the process of creating organizational culture, organization structure. The process has several purposes. इसके several purposes हैं, मुख्तलिफ इसके मकासद हैं स्ट्रक्चर बनाने के। मेन मकसद तो इसका यही है कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो अच्छी तरह परफॉर्म की जाएँ। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ अ फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब ये है जी कि फॉर्मली अरेंजमेंट हो कि किसको क्या जॉब परफॉर्म करनी है, किसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। अब ये डिज़ाइन जो है, मैंने जैसे आपको 2-3 डिज़ाइन दिखाए गए, ये डिफरेंट होते हैं। अब ये डिज़ाइन किस बुनियाद पर होते हैं, बेसिकली हमारे चैप्टर का मोर देन 50% पोर्शन इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एज अ मैनेजर आपको ये डिसाइड करना है डिफरेंट एंगल से कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस किस्म का होगा। डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और चेंजिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाए, आपने देखे ये स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसी तरह देखें, ये भी एक स्ट्रक्चर है, ये भी एक स्ट्रक्चर है, डिफरेंट शेप्स हैं स्ट्रक्चर की। तो ये स्ट्रक्चर किस तरह, किन चीज़ों की बुनियाद पर ये फैसला किया जाता है कि स्ट्रक्चर इस किस्म का होगा। तो देयर आर 6 की एलिमेंट्स, अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिसीजन अबाउट 6 की एलिमेंट्स। डिज़ाइन के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का डिज़ाइन क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन 6 डिसीजंस: वर्क स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड फॉर्मलाइजेशन। तो ये वो 6 एलिमेंट्स हैं जिनकी बेस पर फैसला किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन किस किस्म का होगा। अब किसी में हाई वर्क स्पेशलाइजेशन है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जिसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के भी डिफरेंट वे आउट हैं। इस तरह चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड फॉर्मलाइजेशन। ये वो 6 की एलिमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफ़ाइन होता है। इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और चेंजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इट इन्वॉल्व डिसीजंस अबाउट 6 की एलिमेंट्स: work specialization, departmentalization, chain of command, span of control, centralization and decentralization and formalization. We need to take a closer look at each of these structural element. हमें इन structural element पे बड़ी closer look जो है वो रखनी है ताकि हम understand कर सकें कि organizational design क्या होता है। Let's move to the first element, that is work specialization. अब आपने अपने जहन में रखना है कि हम ये जो 6 की एलिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, इनकी बेस ये है कि इनकी बुनियाद पर स्ट्रक्चर का डिज़ाइन जो है वो डिटरमिन होता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डिज़ाइन है, उसकी जो डिफरेंट शेप्स हैं, वो इन 6 की एलिमेंट्स के बुनियाद पर डिसाइड होगा। सबसे पहले है जी वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन क्या है? द डिग्री टू विच tasks in the organization are divided into separate jobs with each step completed by different person. वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का एम ये होता है कि वर्क को स्पेशलाइज किया जाए। हर काम एक स्पेशलाइज पर्सन जो है उसे फुलफ़िल करे, रेदर देन कि एक कंप्लीट एक्टिविटी किसी एक शख्स से परफॉर्म करवाई जाए। एक कंप्लीट एक्टिविटी, एक कंप्लीट टास्क अगर एक शख्स परफॉर्म करेगा तो उसमें क्या होगा, कुछ चीज़ों को वो अच्छी तरह जो है वो परफॉर्म कर सकता है, कुछ चीज़ों में उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन वर्क स्पेशलाइजेशन की टेक्निक अडॉप्ट कर रही है या लेस वर्क स्पेशलाइजेशन की टेक्निक अप्लाई कर रही है। किसी एक एक्टिविटी को अगर 4 लोग परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है हर एक्टिविटी में उनका रोल है, उनकी स्पेशलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो उस लोन के प्रोसेस को करने के लिए बैंक का एक अमला, एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। एक ऑफिसर वो है जो पहले आपसे इंक्वायरी करता है कि आपको लोन किस किस्म की चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए। दूसरा आपसे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाता है, वो उसमें स्पेशलाइज है। तीसरा सर्वे करता है, विज़िट करता है आपके घर में, आपके ऑफिस में, ताकि देखे कि भाई जो आपने बताया था वो सही है या नहीं। चौथा आपकी वो फाइनल प्रिपेयर करता है, फाइनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है जो हेड ऑफिस को भिजवाए जाते हैं, स्टेट बैंक से परमिशन ली जाती है। हर कोई अपने काम का स्पेशलाइज होता है, एक सर्वे करने में, एक डॉक्यूमेंट्स करने में, एक इंक्वायरी करने में, इस तरह एक फ़ाइनल फ़ाइल तैयार करने में। इससे क्या होता है, वर्क एक्टिविटीज़ हैं बड़ी फॉर्मली, बड़ी स्मूथली परफॉर्म होती हैं। लेकिन कीप इन माइंड कि इस तरह से टाइम ज़्यादा लग जाता है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। तो डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है ये हमेशा इसका हाई लेवल जो है वो सूटेबल नहीं होता। सम टाइम आपको लो वर्क स्पेशलाइजेशन भी करनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क स्पेशलाइजेशन हाई है या लो है। द डिग्री टू विच
दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, इसका मतलब ये है वर्क स्पेशलाइजेशन का, द डिग्री टू विच टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड, ऑर्गेनाइजेशन में जो टास्क है वो डिवाइड किए जाते हैं, हर स्टेप को कंप्लीटेड बाय डिफरेंट पर्सन, ईच स्टेप कंप्लीटेड बाय डिफरेंट पर्सन, हर स्टेप डिफरेंट पर्सन परफॉर्म कर रहा होता है बेस्ड ऑन हिज और हर स्पेशलाइजेशन। ओवर स्पेशलाइजेशन, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन पर फोकस किया जाए, कैन रिजल्ट इन ह्यूमन डिसइकोनॉमीज़, तो उसके लिए ह्यूमन डिसइकोनॉमीज़ का मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब देनी पड़ती है, जिससे ह्यूमन डिसइकोनॉमीज़ का मतलब है आपके ख़र्चे बहुत बढ़ जाते हैं। इंसानी खर्चों, इंसान पर खर्च करना मतलब लेबर पर जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं सैलरीज़ के मद में, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फ्रॉम बोरिडम, लोग बोर हो जाते हैं एक ही काम को कर कर के, फटीक, टेंशन का शिकार हो जाते हैं, दबाव का शिकार हो जाते हैं, पुअर क्वालिटी उनकी, आहिस्ता आहिस्ता वो म्यार जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, इंक्रीज एब्सेंटिज्म, लोग छुट्टियां करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, एंड हायर टर्नओवर का मतलब है लोग जॉब छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक ही तरह का काम कर कर के लोग उकता जाते हैं, फटीक का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, बोरिडम, बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवर स्पेशलाइजेशन जो है ये नुकसानदेह भी साबित होती है। तो हर चीज़ का एक मॉडरेट लेवल जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। वर्क स्पेशलाइजेशन इज डिग्री टू विच टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स। मोस्ट मैनेजर टुडे सी वर्क स्पेशलाइजेशन एज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजिंग मैकेनिज्म बट नॉट एज अ सोर्स ऑफ एवर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो बहुत से मैनेजर आजकल वर्क स्पेशलाइजेशन को बड़ी अहमियत दे रहे हैं, बट नॉट एज अ सोर्स ऑफ एवर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, लेकिन इस सोच के साथ नहीं कि इससे हमेशा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक वक्त आता है जब प्रोडक्टिविटी जो है इसकी वजह से कम होना शुरू हो जाती है, पैदावार, लोगों की जो आउटपुट है, लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो इससे ख़राब होना शुरू हो जाती है। वर्क स्पेशलाइजेशन के बाद सेकंड स्टेप देखें, नहीं सेकंड क्या था, वर्क स्पेशलाइजेशन के बाद नेक्स्ट क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसकी बुनियाद पर भी स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड होता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है वर्क को डिवाइड करना अमंग डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स, बेस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। मतलब डिपार्टमेंट मुख्तलिफ बुनियादों पर बन सकते हैं। डिपार्टमेंट उनके काम की नौयत के एतबार से बन सकते हैं। डिपार्टमेंट अगर कंपनी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं। देन डिपार्टमेंट जोग्राफिकली एरिया वाइज भी बनाए जा सकते हैं। डिपार्टमेंट प्रोसेस, काम की नौयत, काम के तरीक़ाकार की बुनियाद पर भी बनाए जा सकते हैं। और डिपार्टमेंट किसी पर्टिकुलर कस्टमर को डील करने के लिए भी बनाए जा सकते हैं। तो डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को, जो आपके ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके डिफरेंट ग्रुप बना दिए जाएँ और उनको उस ग्रुप के को एक डिपार्टमेंट का नाम दे दिया जाए और डिपार्टमेंट को एक ख़ास एक्टिविटी का नाम दे दिया जाए, एक ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी जाए कि उस डिपार्टमेंट के सारे लोगों की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो कॉमन वर्क के बेस पर, कॉमन प्रोसेस की बेस पर, कॉमन प्रोडक्ट की बेस पर, कॉमन एरिया की बेस पर लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स बना देना, दैट इज़ कॉल्ड डिपार्टमेंट। पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। वंस वर्क टास्क हैज़ बिन डिफाइंड, पहले स्टेप में जब वर्क डिफाइन हो गया, दे मस्ट बी ग्रुप टुगेदर, तो लोगों को ग्रुप बना दे जाते हैं। इन सम वे दो आ प्रोसेस कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, लोगों के जो ग्रुप बना दे जाते हैं, इस प्रोसेस को डिपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है। द बेसिस ऑन विच जॉब्स आर ग्रुप्ड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो बुनियादें जिनकी बेस पर डिपार्टमेंट बनाए जा सकते हैं। देयर आर 5 मेजर वेज जिसकी बुनियाद पर आप डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। सबसे पहला जी फंक्शनल, फंक्शन है काम की नौयत, जैसा कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जिसका काम अकाउंटिंग करना है, ये फंक्शंस की बेस पर डिपार्टमेंट होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट जिनका काम है फाइनेंस को डील करना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जिनका काम है मार्केटिंग करना, सेल्स करना। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जिसका काम है इंस्पेक्शन करना। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जिसका काम है लोगों के साथ डील करना, एम्प्लॉयज़ के साथ डील करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनकी सैलरीज जो है वो डिफ़ाइन करना, उनके बोनसेस डिफ़ाइन करना, उनकी परफॉर्मेंस एनालिसिस करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसका काम है प्रोडक्शन करना। पैकिंग डिपार्टमेंट जिसका काम है पैकिंग करना। ये फंक्शन काम की बुनियाद पर, ग्रुपिंग जॉब्स बाय फंक्शंस परफॉर्म, कि जो वो फंक्शन परफॉर्म करें, एक अकाउंट्स फंक्शन है, एक फाइनेंस फंक्शन है, इस बुनियाद पर डिपार्टमेंट्स अगर बना दिए जाएँ तो उसको हम कहते हैं ये फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है, जो फंक्शंस की बुनियाद पर बनाई गई है। उसके बाद है प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है जो प्रोडक्ट वाइज ऑर्गेनाइजेशन की 3 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। कुछ ईटेबल हैं, फूड रिलेटेड आइटम हैं, कुछ डिटर्जेंट्स हैं, वॉशिंग सोप है, वॉशिंग सर्फ जो है वो है, डिटर्जेंट है, और थर्ड है कंपनी की आइसक्रीम कंपनी की प्रोडक्ट है जी।
या कोई और ऐसी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल क्रॉकरी कंपनी की प्रोडक्ट है। तो ये 3 किस्म की प्रोडक्ट है कि ईटेबल्स हैं, एक डिटर्जेंट्स हैं, एक क्रॉकरी है। तो इन तीनों के लिए अलग अलग मेन डिपार्टमेंट बना दिए जाएँ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि ये फूड आइटम्स को डील करेगा ये वाला डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट जो है वो डील करेगा क्रॉकरी को, और ये थर्ड वाला डिपार्टमेंट जो है डिटर्जेंट्स को डील करेगा। ग्रुपिंग जॉब बाय प्रोडक्ट लाइन मतलब जो डिफरेंट कैटेगरी की प्रोडक्ट होते हैं। अब यूनिलीवर देखें, आइसक्रीम बॉल आइसक्रीम भी उनकी है यूनिलीवर की, लक्स सोप भी उनका है, सनसिल्क सोप भी यूनिलीवर कंपनी का है। इस तरह कई और प्रोडक्ट हैं यूनिलीवर कंपनी की। तो प्रोडक्ट वाइज, उसकी नेचर वाइज, उसकी लाइन वाइज आप डिपार्टमेंट्स बना दें। जोग्राफिकली का मतलब है एरिया वाइज के जी, ये जो हमारी कंपनी का डिपार्टमेंट है ये पंजाब एरिया को डील करेगा, पंजाब मशरकी पंजाब को, जनूबी पंजाब को डील करेगा। इसी तरह ये एरिया जो है वो ये जो डिपार्टमेंट है ये सिंध को डील करेगा। यहाँ ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, ग्लोबली देखें तो ये एशिया को डील करेगा, ये अरब एमिरेट्स को डील करेगा, ये यूरोप को डील करेगा। इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं एरिया की बेस पर। प्रोसेस का मतलब ये ग्रुपिंग जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और कस्टमर फ्लो। प्रोसेस वाइज आप प्रोडक्ट को डील करेंगे बेस्ड ऑन प्रोडक्ट और कस्टमर फ्लो के, कस्टमर का फ्लो कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 2 तरह की सेल है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो आप कैश सेल के लिए एक अलग ग्रुप बना देते हैं, क्रेडिट सेल के लिए अलग ग्रुप बना देते हैं बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट और कस्टमर फ्लो। प्रोसेस हम इसको भी कहते हैं जी। कस्टमर का देखें, आपके पास 2 तरह के फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप के कस्टमर बैंक में आते हैं। कुछ लोग चेक जमा करवाने आते हैं, कुछ लोग चेक कैश करवाने आते हैं, कुछ लोग कैश जमा करवाने आते हैं, कुछ लोग क्रेडिट उधार लेने आते हैं, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड के लिए आते हैं, कुछ लोग नया अकाउंट ओपन करवाने के लिए आते हैं। तो प्रोसेस वाइज आप डिपार्टमेंट बना दें, तो दैट इज़ कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय प्रोसेस। इसी तरह कस्टमर, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कुछ कस्टमर हैं, फॉर एग्जांपल मेल हैं, कुछ कस्टमर फीमेल्स हैं, कुछ चाइल्ड बच्चे हैं जी। तो आप 3 डिपार्टमेंट बना दें, ये मेल कस्टमर्स को डील करेगा, ये फीमेल को, ये बच्चों को डील करेगा। या कस्टमर में आपके कुछ कस्टमर हैं जी जो गवर्नमेंट लेवल पर कस्टमर हैं, बहुत बड़े कस्टमर्स हैं जो हुकूमती सतह पर आपसे परचेजिंग करते हैं। कुछ होल सेलर्स हैं, कुछ रिटेलर्स हैं, कुछ जनरल पब्लिक भी आपकी कस्टमर होती है। तो कस्टमर वाइज के ये गवर्नमेंट को डील करेगा डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट होलसेलर को डील करेगा, ये रिटेलर जो ख़रीदारी करने आएगा उसको डील करेगा, और ये जनरल पब्लिक को डील करेगा। तो कस्टमर वाइज भी डिपार्टमेंट बनाए जा सकते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन, अब आप डिपार्टमेंट कितने बनाते हैं, नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स कितने बनाते हैं, इससे आपका स्ट्रक्चर पे फ़र्क पड़ता है। आप 10 डिपार्टमेंट बनाएंगे आपका स्ट्रक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, 3 डिपार्टमेंट बनाएंगे स्ट्रक्चर बड़ा शॉर्ट सा, बड़ा नैरो सा रहेगा। तो ये वो 6 किस्म के डिसीजन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्क स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड फॉर्मलाइजेशन। ये चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि आपका स्ट्रक्चर किस नोयत का होगा, किस नेचर का होगा। इसकी डिटेल देखिए डिस्कस करते हैं। ये भी वही ऊपर वाले जो पॉइंट्स आपने पढ़े उन्हीं की तरह ही है। Functional departmentalization is group jobs based on function performed. Product departmentalization is grouping jobs by product line. Geographically, departmentalization is group jobs on the basis of territory or geography. Process departmentalization is grouping job on the basis of product or customer flow. Customer departmentalization is grouping job on the basis of common customer. 2 popular trends in departmentalization include customer departmentalization and cross-functional teams. ये 2 पॉपुलर ट्रेंड हैं डिपार्टमेंट्स बनाने में। ये एक्सप्लेनेशन के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ जी कि 2 पॉपुलर ट्रेंड हैं जब डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। तो 2 चीज़ों को बेसिकली आजकल देखा जाता है, पॉपुलर ट्रेंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन बनाने में। एक तो है कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन, कस्टमर की बेस पर आम तौर पर ज़्यादातर ये डिपार्टमेंट जो है वो कस्टमर की बेस पर बनाए जाते हैं। ये पॉपुलर ट्रेंड है, ज़्यादातर कंपनीज़ में ऐसा किया जाता है। continues to be highly popular approach because it allows better monitoring of customer, क्योंकि इससे आप हर तरह के कस्टमर, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट आपकी कस्टमर है, होलसेलर आपकी कस्टमर है, रिटेलर आपकी कस्टमर है, जनरल पब्लिक आपकी कस्टमर है। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिपार्टमेंट बनाए जाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर ट्रेंड है, हाईली पॉपुलर ट्रेंड है अमंग कंपनीज़ एंड रिस्पॉन्डिंग टू द दोज चेंजेस इन नीड। तो हर तरह के कस्टमर की नीड्स क्योंकि डिफरेंट होती हैं, तो अगर आप कस्टमर की बेस पर डिपार्टमेंट बनाएंगे तो दैट विल हेल्पफुल इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। उसके बाद है क्रॉस फंक्शनल टीम्स। क्रॉस फंक्शनल टीम्स का मतलब ये है जहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग आकर एक हाइब्रिड सा डिपार्टमेंट बनाया जाएंगे।
हाइब्रिड का मतलब है जी यहाँ पे मिक्सिंग होगी डिफरेंट डिपार्टमेंट के, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक बंदा है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, एक ह्यूमन रिसोर्स का, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, इनका एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए जो आपस में डिस्कस करें, स्पेशलिटीज़ को डिस्कस करें, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और सॉर्ट आउट करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए वे आउट प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अ हाइब्रिड ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल हु आर एक्सपर्ट इन वेरियस स्पेशलिटीज़ और फंक्शन, जैसे मैंने बताया अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, सेल्स डिपार्टमेंट से, हु वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे मिलकर काम करें, आर बीइंग यूज अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटल अरेंजमेंट, वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में भी काम कर रहे हों लेकिन एक क्रॉस फंक्शनल टीम भी बनी हो, एक डिपार्टमेंट बनाओ जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं या जो स्पेशलिस्ट हैं वो आकर एक डिपार्टमेंट बनाएं जो ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स को डिस्कस करें, ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें, प्लानिंग करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसको हम कहते हैं ये क्रॉस फंक्शनल टीम है, क्योंकि ये डिफरेंट फंक्शनल एरिया से ये टीम्स जो हैं ये लोग इकट्ठे होकर ये डिपार्टमेंट बनाते हैं। अब डिफरेंट पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है इस डिपार्टमेंटलाइजेशन के टॉपिक की। जैसे सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल की बेस पर, तो ये उसकी एग्जांपल भी है फंक्शनल डिपार्टमेंट्स की कि आपने डिपार्टमेंट बनाया जी कौन सा, ये देखें जी आपके सामने अगर पिक्चर आपको अच्छी तरह व्यू नज़र आ रहा है तो आप देखें जी प्लांट मैनेजर है, मैनेजर इंजीनियरिंग, मैनेजर अकाउंटिंग, मैनेजर मार्केटिंग, मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजर परचेजिंग। तो ये किस बेस पर देखें नहीं बना हुआ है, फंक्शन की बेस पर, परचेजिंग फंक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन है। ये प्लस और माइनस का मतलब है ये उसके इस फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन के कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। प्लस का मतलब है उसके बेनिफिट्स हैं, नेगेटिव का मतलब है उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये भी आप नोट कर लें कि ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन के। एडवांटेजेस क्या हैं जी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एडवांटेजेस क्या हैं जी फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन के? एफिशिएंसीज फ्रॉम पुटिंग टुगेदर सिमिलर स्पेशलिटीज़ एंड पीपल विद कॉमन स्किल, नॉलेज एंड ओरिएंटेशन। एफिशिएंसी अचीव होती है, अच्छी कारकर्दगी होती है ज़ाहिर, क्योंकि एक तरह की जो स्किल रखने वाले लोग हैं, अकाउंटिंग वाले लोग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस वाले लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग में स्पेशलिटी रखने वाले मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, जब आप ऐसा करेंगे तो विद कॉमन स्किल की वजह से वो बहुत ज़्यादा कुछ शेयर करेंगे, नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओरिएंटेशन उनका फोकस बड़ा बेहतर हो जाएगा, जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। फिर क्योंकि वो सारे एक ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे, एक दूसरे के काम को समझते होंगे, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को समझते होंगे, तो कोऑर्डिनेशन विद इन फंक्शनल एरिया उनके दरमियान आपस में बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन, एक राबता, एक ताल्लुक़, एक मदद का जो है वो रिलेशनशिप बनेगा। इन डेप्थ स्पेशलाइजेशन, बहुत डिटेल स्पेशलाइजेशन हो जाती है, क्योंकि सब लोग अकाउंटिंग के माहिर हैं, फाइनेंस के माहिर हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट में जब ये काम करेंगे तो इन डेप्थ स्पेशलाइजेशन आएगी, बड़ी गहरी स्पेशलाइजेशन आएगी। इसके नुकसानात क्या हैं? पुअर कम्युनिकेशन अक्रॉस फंक्शनल एरियाज़। जब देखें अकाउंट्स के लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होंगे तो उनका काम सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इस तरह फाइनेंस के लोग सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड, मार्केटिंग के लोग सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, आपस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो बहुत कम हो जाएगी। इसी तरह लिमिटेड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इस तरह डिपार्टमेंट बना देने से हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने अपने गोल पर, अपने अपने टारगेट पर फोकस करता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो ये फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए जी। उसके बाद जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन, एरिया के हिसाब से डिपार्टमेंटलाइजेशन। पहले मैं आपको इसकी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिखा दूँ भाई, इसकी एग्जाम्पल कि आप देख लें। वाइस प्रेसिडेंट फॉर सेल्स, सेल्स का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके मुताबिक एक सेल्स डायरेक्टर है जो वेस्टर्न रीजन में है एरिया वाइज, एक सेल्स डायरेक्टर है जो पैराडीज रीजन में है, एक सेल्स डिपार्टमेंट जो सेंट्रल रीजन में है, और एक सेल्स डायरेक्टर है जो वेस्टर्न रीजन में है। तो इनका रीजन वाइज, एरिया वाइज जो है वो ग्रुपिंग की गई है। इसके प्लस पॉइंट क्या हैं? मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ स्पेसिफिक रीजनल इशूज़ दैट अराइज। देखें हर एरिया के अपने अपने इश्यूज़ होते हैं, वहाँ के लोगों की अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर एरिया वाइज जो है वो डिपार्टमेंट बनाए जाएँ तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी इफेक्टिव, क्योंकि हर एरिया के इश्यूज़ जो हैं वो दूसरे एरिया से डिफरेंट होते हैं। तो अगर एरिया वाइज डिपार्टमेंट बनाएंगे तो उनको अपने एरिया से रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करने का मौका मिलेगा। सर्व्स नीड ऑफ यूनिक जियोग्राफिक मार्केट बेटर, हर मार्केट की कहता है अपनी ज़रूरत होती है, हर एरिया की अपनी ज़रूरत होती है। अगर डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे एरिया वाइज तो वो अपने अपने जियोग्राफिकल मार्केट की नीड्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, उसे अच्छी तरह सर्व्स करेंगे, अच्छा काम करेंगे अपने अपने एरिया में, उन एरियाज़ की नीड्स के लिहाज से, रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से। इसका नुकसान ये है, इसका नेगेटिव पॉइंट ये डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है भला? कि आपको सेल्स डिपार्टमेंट
सेल्स का काम हर डिपार्टमेंट में होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट के लिए सेल्स मैनेजर रखने पड़ेंगे, सेलमैन रखने पड़ेंगे, हर एरिया के लिए, सॉरी। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, सेल ऑफिसर एक एरिया में भी होगा, दूसरे एरिया में भी होगा, तीसरे में भी, चौथे एरिया में भी, तो सेल ऑफिसर ज़्यादा हायर करने पड़ेंगे आपको। कैन फील आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज़, जब एरिया वाइज जो हैं वो आप डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट बना देते हैं, तो हर एरिया दूसरे से आइसोलेट हो जाता है, कट जाता है, अलग हो जाता है, वो अपने अपने एरियाज़ में काम करते हैं, जिससे एरिया वाइज जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बट जाती है, आइसोलेट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये प्लस और माइनस पॉइंट, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। पेपर में ये भी पॉसिबल है कि आपको सिर्फ डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि हर डिपार्टमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएं, तो फिर आपको जाहिर सी बात है सिर्फ डिपार्टमेंटलाइजेशन को ही फोकस करना है। और ये भी मुमकिन है पेपर में 6 के 6, अभी देखिए हम सेकंड वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, पहले हमने वर्क स्पेशलाइजेशन पढ़ा, सेकंड हम डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ रहे हैं। ये भी मुमकिन है पेपर में आपको जो है वो 6 के 6 पॉइंट पूछ लिए जाएँ, या सिर्फ डिपार्टमेंटलाइजेशन के ऊपर ही क्वेश्चन बना दिया जाए। उसके बाद प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, प्रोडक्ट्स के लिहाज से आपके डिफरेंट, जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट लाइन है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं, उनकी डिफरेंट नेचर है, उसकी बुनियाद पर आप डिपार्टमेंट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने देखें एक कंपनी है जी बॉम्बार्डायर लिमिटेड, अब इसकी देखें जी डिपार्टमेंट है, पहले मास ट्रांजिट सेक्टर है, एक रिक्रिएशनल एंड यूटिलिटी व्हीकल सेक्टर है, और एक रेल प्रोडक्ट सेक्टर है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं आपकी कंपनी की। अब मास ट्रांजिट सेक्टर में मास ट्रांजिट डिवीज़न है, बॉम्बार्डायर रोटेक्स है, तो ये हर डिपार्टमेंट, इसका काम है मास ट्रांजिट सेक्टर को डील करना, इसका काम है रिक्रिएशनल यूटिलिटी व्हीकल जो हैं उनकी देखभाल करना, और इसका काम है रेल के ज़रिए जो प्रोडक्ट सेक्टर डील हो रहा है आपका उसको जो है हैंडल करना। तो प्रोडक्ट वाइज जो है वो आप डिपार्टमेंट्स अगर बना दे तो इसका बेनिफिट ये है, लो स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपकी स्पेशलाइजेशन जो है हर प्रोडक्ट के लिहाज से वो आप असाइन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो लोग जिस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हैं उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, उनको उस डिपार्टमेंट में रखा जा सकता है। मैनेजर कैन बिकम एक्सपर्ट इन देयर इंडस्ट्री, मैनेजर अपनी अपनी फील्ड में अपनी अपने प्रोडक्ट में एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट जो है वो बना दिए जाएँ। इसका नुकसान ये है, इसके नेगेटिव पॉइंट आप देख सकते हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट ये है क्लोज़र टू द इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है क्लोज़र टू द कस्टमर, कि आप कस्टमर से करीब हो जाते हैं, कस्टमर के नज़दीक हो जाते हैं, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डील कर रहे होते हैं, और जाहिर सी बात है कस्टमर को भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही चाहिए होती है। देन उसके बाद है जी इसके नुकसानात क्या हैं, जैसे आपने पहले डिस्कस किया जी, इसका नुकसान ये है क्लोज़र टू द डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन डुप्लीकेट होंगे, जाहिर सी बात है आपको हर प्रोडक्ट के लिए सेल ऑफिसर, सेल मैनेजर रखना पड़ेगा, सेल्समैन अलग से रखने पड़ेंगे, तो सेल्स का काम जो है वो एक से ज़्यादा सेल्स मैनेजर कर रहे होंगे, एक प्रोडक्ट के लिए एक सेलमैन, दूसरे प्रोडक्ट के लिए दूसरा सेलमैन। इसका आखिरी नुकसान है लिमिटेड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वही बात कि जब डिपार्टमेंट बना दी जाते हैं तो हर डिपार्टमेंट अपनी अपने परफॉर्मेंस को देखता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को नज़रअंदाज कर देता है। फिर है प्रोसेस के एतबार से, एक्टिविटीज़ के एतबार से, आप देखें कि एक्टिविटीज़ के एतबार से डिपार्टमेंट के कौन से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट सुपरिटेंडेंट है, उसके नीचे जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, एक है जी स्विंग डिपार्टमेंट मैनेजर, एक है प्लानिंग एंड माइलिंग डिपार्टमेंट मैनेजर, असम्बलिंग डिपार्टमेंट मैनेजर, काम है ना असम्बलिंग का काम है, प्लानिंग एंड मिलिंग डिपार्टमेंट है, स्विंग डिपार्टमेंट है, फिर लिक्विडिंग एंड सैंडिंग डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्शन एंड शिपिंग डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्शन इसका काम है, फिनिशिंग इसका काम है, लिक्विडिंग इसका काम है, असेंबलिंग, इस तरह प्लानिंग एंड स्विमिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन को उनके जो प्रोसेसेस हैं, काम की नोयत है, उसके एतबार से अगर डिपार्टमेंट बना दिए जाएँ तो इसको हम कहते हैं ये प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन है। अब प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन के क्या प्लस और क्या माइनस पॉइंट हैं, इनको आप देख लें ज़रा। एक प्लस पॉइंट लिखा हुआ है, एक माइनस पॉइंट लिखा हुआ है, नेगेटिव पॉइंट है, डिसएडवांटेज है। प्लस पॉइंट इसका ये है जी मोर एफिशिएंट फ्लो ऑफ वर्क एक्टिविटीज़, मोर एफिशिएंट फ्लो ऑफ वर्क एक्टिविटीज़ का मतलब ये है जी कि ज़्यादा बेहतर उम्दा तरीके से काम को जो है वो परफॉर्म किया जाता है। कैन ओनली बी यूज विद सर्टन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सिर्फ आप ऐसा सिर्फ सर्टन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए ही कर सकते हैं, हर किसी पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन ग्रुपिंग द जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और कस्टमर फ्लो। नेक्स्ट है जी कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन। कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन मैंने आपको बताया कि कस्टमर की बेस पर कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं, जैसे गवर्नमेंट कस्टमर है, रिटेलर्स कस्टमर हैं, होलसेलर्स आपके कस्टमर हैं, हर किसी की डिमांड रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है।
फॉर एग्जांपल देखें आप, एग्जांपल में भी यही डिस्कस किया गया है कि कस्टमर्स की बेस पर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। डायरेक्टर्स ऑफ सेल डिपार्टमेंट्स जो हैं, मैनेजर रिटेल अकाउंट्स, मैनेजर होलसेल अकाउंट्स, मैनेजर गवर्नमेंट अकाउंट्स, जो डील करेगा जी रिटेलर्स के साथ, होलसेलर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ। इसका बेनिफिट ये होगा जी आपको हर तरह के कस्टमर, रिटेलर्स की नीड्स का पता चलेगा, होलसेलर की नीड्स का पता चलेगा, गवर्नमेंट की नीड्स का पता चलेगा। कैन बी मेट बाय स्पेशलिस्ट। इसमें भी यही नुकसान है जी, डिसएडवांटेज है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा। हर रिटेलर्स के लिए अलग से देखें एक स्टाफ होगा, होलसेलर के लिए अलग स्टाफ होगा, गवर्नमेंट अकाउंट्स को डील करने का जो मैनेजर है उसके लिए अलग स्टाफ होगा। लिमिटेड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, फिर वही बात के हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी फ़िक्र करता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जाता है और अपने डिपार्टमेंटल गोल्स पर फोकस किया जाता है। तो ये कस्टमर की बेस पर डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गई जी। देखें जी अब तक हम 2 पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट थे ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के हवाले से वो डिस्कस कर चुके हैं, वर्क स्पेशलाइजेशन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड पॉइंट है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड का मतलब है वो चेन, वो राब्ता जो कमांड के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो राब्ता जो कमांड के लिए इस्तेमाल होता है इसका क्या मतलब है जी। चेन ऑफ कमांड मीन द कॉन्टीन्यूस लाइन ऑफ अथॉरिटी that extended from upper level of an organization to the lowest level of organization and clarifies who reports to whom। अगर आप इस हायरार्की में देखें तो यहाँ पर चेन ऑफ कमांड क्या है। चेन ऑफ कमांड में आपको ज़रा समझा दूँ कि चेन ऑफ कमांड किसको कहते हैं। चेन ऑफ कमांड का मतलब है वो ताल्लुक़, वो रास्ता जिसके ज़रिए कमांड का पता चलता है। अब ये देखें कि ये जो एम्प्लॉई है यहाँ जो इस स्टेज पर होगा, अब इसकी ये चेन देखें जी कहाँ तक जा रही है जी, यहाँ से यहाँ पर, ये इसको जवाब दे है, ये इसको जवाब दे। ये एम्प्लॉई यहाँ से देखें ये पांचों एम्प्लॉई 1 2 3 4 5, ये आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये चेन है। ये पांचों किसको जवाब दें, ये लाइन कहाँ जा रही है जी, इसको जवाब दें। ये इनका बॉस है इन पांचों का। ये किसको जवाब दे है जी, ये यहाँ से देखें इन दोनों को भी जवाब दे है और अगर ऊपर चले जाएँ तो इनको भी जवाब दे है। ये जो है एम्प्लॉई यहाँ पर जो काम कर रहा होगा ये इन दोनों को भी जवाब दे है और अगर आप देखें स्ट्रेट लाइन यहाँ पर जा रही तो इसको भी जवाब दे है और ये जो एम्प्लॉई है ये इसको जवाब दे है। मतलब ये सबऑर्डिनेट है, ये बॉस है, यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट है, ये तीनों बॉस हैं, यहाँ पर ये बॉस है, ये सबऑर्डिनेट है। तो ये लाइन ऑफ अथॉरिटी जैसे देखें इसके अंडर ये काम कर रहा है, इस लाइन से पता चल रहा है भाई ये इसके अंडर काम कर रहा है, ये इसके साथ काम कर रहा है, इसके अंडर ये दोनों इस लाइन से शो हो रहा है जी ये दोनों इसके अंडर भी काम कर रहे हैं और इसके अंडर भी काम कर रहे हैं। इन दोनों को इन दोनों एम्प्लॉयज़ ने इन दोनों को रिपोर्ट करना है। तो ये लाइन है, लाइन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड जो बताती है कि कौन किसको जवाब दे है, कौन किसके अंडर है, कौन किसका सुपरवाइज़र है, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। द कॉन्टीन्यूस लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम अपर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द लोएस्ट लेवल। आप देख सकते हैं ये अपर लेवल से लोएस्ट लेवल तक जाती है। कहीं पर भी ये चेन टूटी नहीं हुई थी, ये चेन आपस में कनेक्टेड है, चेन आपस में कनेक्टेड आप देख सकते हैं, इसका आपस में लिंक है सारी चेन का, अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक। लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लैरिफाई जो क्लियर करती है हु रिपोर्ट्स टू होम, कौन किसको जवाब दे है, कौन हु रिपोर्ट्स टू होम का मतलब है कौन जो है वो बॉस है और कौन सुपरवाइज़र है। द चेन ऑफ कमांड इज़ अ कॉन्टीन्यूस लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम अपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू द लोएस्ट लेवल एंड क्लैरिफाइज हु रिपोर्ट्स टू होम। ये बताती है कि कौन किसको जवाब दे है। थ्री रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स चेन ऑफ कमांड को समझने के लिए 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूनिटी ऑफ कमांड। इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो ज़रूरी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 4 हैं, वहाँ पर 3 लिखे हुए थे, यहाँ पर 4 हैं। एनी हो हम इनको डिस्कस करते हैं। ये चेन ऑफ कमांड से रिलेटेड, अथॉरिटी का मतलब है इख्तियार, किसके पास इख्तियार है और कौन इस इख्तियार को इस्तेमाल करेगा और किसको फॉलो करना है। द राइट इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब है आपको विरासत में मिलता है कि आप जिस पोजीशन पर हैं वहाँ पर आपको कुछ इख्तियारात मिलते हैं। द राइट इनहेरेंट इन अ मैनेजरियल पोजीशन टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड टू एक्सपेक्ट देम टू डू इट। राइट जो आपको मिलता है, इख्तियार जो आपको मिलता है आपकी मैनेजरियल पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पोजीशन की वजह से, कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन में वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हैं, टू टेल पीपल, इसे लोगों को पता चलता है व्हाट टू डू, कि क्या करना है, कि मेरी क्या अथॉरिटी है, क्या इख्तियारात हैं मेरे, मुझे क्या काम करने हैं, एंड एक्सपेक्ट देम टू डू इट, और क्या लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं सेल्स मैनेजर हूँ तो मेरा काम क्या है जी, सेल्स को डील करना, कि मैं सेल्स में जो है वो ग्रोथ लेकर आऊँ, सेल्स में कंपनी को सक्सेसफुल बनाऊँ, कंपनी को
कामयाबी दिलाऊं, मेरा ये सेल्स मैनेजर का काम ये है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है जी द ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन टू परफॉर्म, वो जिम्मेदारियाँ जो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पोजीशन पर मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आप लेक्चरार हैं तो आपका काम है जी आपने लेक्चर देने हैं, आप किस क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सीनियर लेक्चरर हैं, जूनियर लेक्चरर हैं, आप एसोसिएट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। द ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन टू परफॉर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग्स विच इज़ विद इट अकाउंटेबिलिटी, जब आप पे जिम्मेदारी होगी तो आपको फिर अकाउंटेबिलिटी जवाब भी देना पड़ेगा। जिसके पास जिम्मेदारी होती है उसको जवाब भी देना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग्स विद इट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने साथ लेकर आती है किसको, अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब को भी, कि आपको अपनी ज़िम्मेदारियों का जवाब देना पड़ेगा कि क्या आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं या नहीं की। द नीड टू रिपोर्ट एंड जस्टिफाई वर्क टू द मैनेजर सुपीरियर, जो आपसे सुपीरियर, आपसे अबव लेवल का मैनेजर होगा, जो आपका सीनियर होगा, आपको अपने काम की रिपोर्ट भी उसको देनी पड़ेगी, अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में बताना पड़ेगा कि आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं या नहीं की। यूनिटी ऑफ कमांड, नाम से जाहिर है यूनिटी ऑफ कमांड एक कॉन्सेप्ट है जो चेन ऑफ कमांड में यूज़ किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है जहाँ पर सब लोग सिर्फ एक शख्स को जवाबदेह हों तो हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड है। इन सब का एक बॉस है, यूनिटी है, यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड एक है, बॉस एक है, बाकी सारे सबऑर्डिनेट हैं। द कॉन्सेप्ट दैट अ पर्सन शुड हैव वन बॉस एंड शुड रिपोर्ट ओनली टू दैट पर्सन। जैसे आप अपने कॉलेजेस में देखें, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एक बॉस होता है, प्रिंसिपल, सब उसको जवाबदेह हैं, बाकी सब एम्प्लॉई हैं चाहे उनका जो मर्जी स्केल है, सब जवाबदेह किसको हैं जी, प्रिंसिपल को। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड है। द कॉन्सेप्ट दैट पर्सन शुड हैव वन बॉस एंड शुड रिपोर्ट ओनली टू दैट पर्सन, कि वो पर्सन जो है उसका सिर्फ एक बॉस है और उसने सिर्फ उसको जवाब देना है। डेलीगेशन का मतलब ये होता है जी कि अपने इख्तियारात मुंतकिल कर देना। तो क्या होता है जी, एक जो प्रिंसिपल है ना उसने अपने कुछ इख्तियारात वाइस प्रिंसिपल को दे दिए, कुछ इख्तियारात जो है वो मोस्ट सीनियर जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उनको दे दिए, कुछ उन्होंने ऑफिस के लोगों को अपने इख्तियारात दे दिए। डेलीगेशन का मतलब होता है इख्तियारात की मुंतकिली, इख्तियारात मुंतकिल कर देना ताकि बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन हो सके, वर्क अच्छी तरह परफॉर्म किया जा सके। तो डेलीगेशन का मतलब है द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी टू अनदर पर्सन टू कैरी आउट स्पेसिफिक ड्यूटीज़, कि आप अपनी अथॉरिटी किसी को असाइन कर देते हैं, अपने इख्तियारात किसी को दे देते हैं अप टू सम एक्सटेंट, ताकि वर्क को अच्छी तरह परफॉर्म किया जा सके, टाइमली परफॉर्म किया जा सके, बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सके। अगर एक शख्स को सारे काम करने पड़ेंगे तो डिले हो सकता है, क्वालिटी में जो है वो फ़र्क आ सकता है। लेकिन अगर अथॉरिटी डेलीगेट होगी, शिफ्ट होगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, तकसीम कर दी जाएगी, तो इससे जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म की जा सकती हैं। तो चेन ऑफ कमांड के हवाले से ये तीन कॉन्सेप्ट थे, चार समझ लें आप, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड एंड डेलीगेशन, जो समझना ज़रूरी थे क्योंकि इनकी बुनियाद पर चेन ऑफ कमांड जो है वो डिसाइड होती है। अथॉरिटी क्या इज़ द राइट इनहेरेंट इन द मैनेजरियल पोजीशन टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड एक्सपेक्ट देम टू डू इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इज़ द ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन टू परफॉर्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग्स विद इट्स अकाउंटेबिलिटी विच इज़ द नीड ऑफ द रिपोर्ट एंड जस्टिफाई वर्क टू द मैनेजर्स superior. Unity of command क्या है, a classical management principle that subordinate should have one and only one superior to whom he or she directly responsible। ये रवायती तरीका है जिसमें जो सबॉर्डिनेट हैं वो सिर्फ एक सुपरवाइज़र को ही जवाब दें हैं। दैट इज़ अ पर्सन शुड रिपोर्ट टू ओनली वन मैनेजर। आपने सिर्फ एक मैनेजर को जवाब दे होना है, कोई आपसे बार बार नहीं पूछेगा, आपको बार बार किसी को और को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। डेलीगेशन क्या है, बिकॉज मैनेजर हैव लिमिटेड टाइम एंड नॉलेज, मैनेजर के पास टाइम भी कम है, नॉलेज भी कम है, वो हर काम खुद नहीं कर सकता। दे मे चूज अ डेलीगेट सम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर एम्प्लॉयज़। तो वो क्या करते हैं कि अपनी कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो डेलीगेट कर देते हैं अदर एम्प्लॉयज़ को। डेलीगेशन इज़ द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी टू अनदर पर्सन टू कैरी आउट स्पेसिफिक ड्यूटी, कि आप अपनी ड्यूटीज़, अपनी अथॉरिटीज़ किसी को असाइन कर देते हैं। अलाउइंग एम्प्लॉयज़ टू मेक सम ऑफ द डिसीजंस, के कुछ और दूसरे मुलाजमीन को भी आप अलो कर देते हैं कि वो भी कुछ फ़ैसले कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स तीन जो इश्यूज़ थे वो हमने डिस्कस कर लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हवाले से। वो तीन इश्यूज़ कौन से थे जी, टोटल 6 इश्यूज़ हैं जी, वर्क स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड चेन ऑफ कमांड। इन तीनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये जो कंप्लीट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हवाले से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो आज हमने वर्क स्पेशलाइजेशन को डिस्कस किया, डिपार्टमेंटलाइजेशन को डिस्कस किया, उसकी टाइप्स, उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स को डिस्कस किया। दैन हमने चेन ऑफ कमांड को डिस्कस किया,
और चेन ऑफ कमांड से रिलेटेड जो अथॉरिटी जो कॉन्सेप्ट थे उनको हमने डिस्कस किया, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड एंड डेलीगेशन। मैं अपने लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी से नवाजे, अल्लाह ताला हम पर हमारे वालिदैन पर खुसूसी करम करें, जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।